प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज रविवार है और कार्यक्रम वो जिसका आप सभी लोगों को इंतज़ार होता है। इतने सारे कमेंट आए हैं, पता नहीं मैं इन लोगों का जवाब दे भी पाऊँगा कि नहीं, और कभी कभी तो सोच के डर जाता हूँ। आप लोग मुझे जिस भरोसे में रखना चाहते हैं, भगवान मुझे उस पर हमेशा खरा उतरने का बल देता रहे। आपकी हृदय से आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, मुझ जैसे छोटी और बहुत ही छोटी वस्तु पे भरोसा करने के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सुभाष नाम है इनका, 21 अक्टूबर, सुभाष कुमार पटेल नाम है, 21 अक्टूबर 1994 सुबह 7:15 रीवा मध्य प्रदेश। इन्होंने पूछा है जीवन में समस्या क्या है। बस एक ही समस्या है, जिस कुंडली की और जिस ग्रह की दशा में आप जी रहे हैं, दरअसल वो नीच का बैठा है। और अगर जिस ग्रह की दशा चल रही हो, और वो गौर करिएगा, जिस ग्रह की दशा में चल रहे हैं आप, वो है आपकी कुंडली का सप्तम भाव का अधिपति मंगल, और आप हैं तुला लग्न के। यहाँ 7 नंबर लिखा है, गौर करिएगा, यहाँ 7 नंबर लिखा। तुला लग्न की कुंडली, लग्न में ही सूर्य, बुध, राहु, शुक्र और गुरु। अब एक बात बताता हूँ, तो सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, गुरु, ये सब चार ग्रह चतुर्ग्रही योग लगा करके बैठे हैं। मतलब नहीं, पंचग्रही हो जाएगा ना। सूर्य बुध लग्न में, राहु लग्न में, शुक्र लग्न में और गुरु भी लग्न में। और तुला के गुरु अच्छे नहीं होते। आपकी कुंडली में स्थितियां अगर देखता हूं तो जिस ग्रह की दशा में आप जी रहे हैं श्रीमान, वो मंगल की दशा है, और वो आपकी कुंडली का सप्तमेश है, और वो ग्रह नीच का है। दिग्बली भाव है उसका, परंतु वहां वो नीच का हुआ है। प्रभाव कार्य क्षेत्र में देता है। करियर को लेकर के कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां का अधिपति आपकी कुंडली में उच्चाभिलाषी हो रहा है। दशम भाव का अधिपति सप्तम में बैठा है। केंद्र का अधिपति होकर के शुभ ग्रह केंद्र में बैठा, ये थोड़ा कमजोर हो रहा है। और आपकी कुंडली के लिए केंद्र का अधिपति, यहाँ पे उसकी राशि बनी चंद्रमा की, और यहाँ पे अधिपति बने, यहाँ बैठे, और उसके जस्ट अगले ही भाव में उनके उच्च की राशि का निर्माण हो रहा है। इस वजह से चंद्रमा यहाँ पे उच्चाभिलाषी होंगे। लेकिन प्रभाव जो समझिएगा कि गुरु और चंद्रमा आपकी कुंडली में एक दूसरे को देख रहे हैं। शुक्र और चंद्रमा दाम्पत्य में बेहतर, और सूर्य और बुध जहाँ बुद्धिमान बनाएंगे। आपकी कुंडली में सूर्य 3 अंश के हैं, लेकिन वो भी तुला के नीच के होते हैं। लेकिन राशि के अधिपति से अगर उनकी तुलना करते हैं, गौर करिएगा, मैं जल्दी नहीं बोलना चाहता। सूर्य 3 अंश 38 कला, चित्रा नक्षत्र, जिसके नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति नीच का है, और सूर्य खुद नीच की राशि में बैठे हैं। और जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति नीच का हुआ मंगल, और उसके बाद जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं, शुक्र की राशि में, 7 नंबर यहां लिखा है तो शुक्र की राशि होगी ना। तो शुक्र की जो राशि बनी, वो शुक्र आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो स्वराशिस्थ है 22 अंश 59 कला विशाखा नक्षत्र में, और गुरु भी है विशाखा में। गुरु भी विशाखा में और शुक्र भी विशाखा में, दोनों ज्ञान के और सुख के नक्षत्र में बैठे हैं। गुरु का नक्षत्र बेहतरीन है, लेकिन तुला के गुरु थोड़े प्रभावहीन होते हैं। लेकिन लग्न में बैठे गुरु प्रभावी, और अपना प्रभाव तो वो हमेशा देते ही रहेंगे, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएंगे, क्योंकि सूर्य धर्म का कारक होता है, धर्म में लग्न में बैठा है। बुध भक्त होता है भगवान विष्णु का, वो लग्न में बैठा है। तो यहाँ पे सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, राहु, ये सब बैठे हैं, और पंचग्रही योग लगा करके इन 5 ग्रहों का प्रभाव आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे आ रहा है, जहां पे चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हैं। उच्चाभिलाषी चंद्रमा, सप्तम का अधिपति नीच का, और षडबल में सर्वाधिक बली ग्रहों में अगर देखूं तो नीच का होते हुए भी, और शनि को अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति शनि बनता है। पुष्य नक्षत्र में मंगल बैठे हैं, वहां का अधिपति आपकी कुंडली में पंचम भाव का अधिपति होकर के शनि इस कुंडली में सर्वाधिक कारक होंगे। पंचम भाव के अधिपति और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के यहीं बैठे हैं। ये ठीक होगा। क्यों ठीक होगा? क्योंकि सूर्य बैठे मंगल के नक्षत्र में, वो कमजोर था, तो सूर्य को त्रिकालिक बल नहीं मिल रहा था, बात सही है। लेकिन मंगल दिग्बली होकर के बैठे हैं, और दिग्बली ग्रह ज्यादा प्रभाव करता है। वो फिर भी आपको कंफ्यूजन से दूर रखेगा और काम करने वाला बनाएगा, मेहनती बनाएगा। जी तोड़ व्यक्ति मेहनत करता है और कार्मिक होता है। पंक्चुअलिटी उसके बेस, और उसी के बेस पे वो काम करता है, आगे बढ़ता है। यहाँ से आपको आपकी कुंडली में अगर मंगल और सूर्य की स्थिति देखता हूँ तो दोनों केंद्र में हैं। मंगल और गुरु एक दूसरे से केंद्र में हैं। चंद्रमा और मंगल ये एक दूसरे से केंद्र में हैं। शनि और मंगल एक दूसरे से षडाष्टक में हैं। शनि अपनी राशि के बैठे हैं, शुक्र स्वराशि के बैठे हैं, सूर्य स्वराशि केंद्र में बैठे हैं। ये कारक हो जाएंगे लग्न में, और बुध भी कारक होते हैं, गुरु भी कारक होते हैं। ये स्थितियां कमजोर नहीं हैं, प्रभाव हमेशा रहेगा।
लेकिन जिस ग्रह की दशा में है वो ग्रह कमजोर है, इस वजह से वो परेशान कर रहा है। नौमांस में वो अपनी राशि का हो रहा है, तो उत्तरार्ध इसका ठीक होगा, घबराइए मत। अभी आपकी कुंडली में जो स्थिति आ रही है उसके आधार पर एक ही बात बनती है, थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी की जो स्थिति है, अब इसके लिए मुझे आपकी कुंडली में अगर एक बात कहूं तो मंगल में राहु चल रहे हैं, जो कि 2020 के चौथे महीने से चलेंगे 2021 के चौथे महीने तक, 1 साल का वक्त है। उसके बाद स्थितियां थोड़ी सी अनुकूल होंगी, लेकिन वो भी रोग वगैरह से युक्त ही रहेंगी, क्योंकि यहाँ 12 नंबर लिखा है और यहाँ के अधिपति होकर के रोगेश गुरु लग्न में बैठ रहे हैं, और वो भी शुक्र की राशि में राहु के साथ। वो परेशान करते हैं व्यक्ति के मति बुद्धि को। संगति खराब मत होने दीजिएगा, धर्म का मार्ग हमेशा पालन करते रहिएगा। आपकी कुंडली में राशि है मेष की, इस वजह से उस राशि का अधिपति नीच का है, तो आलस्य भी बहुत ज़्यादा है, प्रमाद भी है। और एक बात बताऊं तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव मंगल में राहु, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। बुद्ध और गणेश जी की पूजा और हनुमान जी की पूजा कुछ नहीं करना है। अगर नित्य प्रतिदिन कोई आसपास हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ उनको जाकर के तिल तेल का दिया दिखा दीजिए और उनके चरणों में बैठ करके थोड़ी सी अपनी जो भी स्थिति है उसको कह दीजिए, बस इतना ही कर दीजिए। सुबह शाम अगर हो सके तो तुलसी के नीचे दिया जलाया करिए। आपकी कुंडली में मंगल की दशा है, राहु है, ये तुलसी के नीचे दिया जलाने का बड़ा। अब ये बात बता देता हूँ, दूसरा मत कर लेना, आप ही को बता रहा हूँ सुभाष जी, और अन्य लोगों को नहीं। ये आपकी कुंडली के लिए तुलसी के नीचे दिया जलाया करिए, विशेषतया मंगलवार को बड़ा लाभ होगा। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है कविता शर्मा, 5 मार्च 2002, 4:14, जोधपुर राजस्थान। इन्होंने पूछा है IAS बनूं या इंजीनियरिंग करूं या डिफेंस में जाऊं। पहले चंद्रमा को संतुलित करिए, वो 12वें है और वृश्चिक का है, वो नीच का है, इसी वजह से इतने सारे ऑप्शन बनते हैं। याद रखिए, अगर ऑप्शन बनना दिमाग में शुरू हुआ मतलब असफलता कहीं ना कहीं सिद्ध हो रही है। गौर करने वाली बात है, इतने सारे ऑप्शन क्यों हैं आपके पास, होना ही नहीं चाहिए। किसी एक को रख लीजिए पहले। आपकी कुंडली में वैसे शनि और राहु का संयोग यहाँ हो रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए पहले। शनि, राहु, केतु और चंद्रमा, इन सबका प्रभाव, चंद्रमा जहाँ नीच के हैं, धनु लग्न की कुंडली है, लग्न के अधिपति गुरु जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं यहाँ पे, और लग्न को ये देख रहे हैं व्यक्ति। यशस्विता तो है आपके अंदर, ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि जन्म कुंडली में जिस ग्रह की अभी आपके ऊपर से दशा ब्राह्मण वर्ण देवगण के हैं, उत्तरायण में आपका जन्म हुआ है, पद तो आपको वैसे भी मिल जाना चाहिए। उत्तरायण में जन्म है, आत्मविश्वास आपका बहुत बढ़िया होगा और सुंदर भी होगा, लेकिन वो थोड़ा कमजोर जरूर है। पूर्वा भाद्रपद का है और वो शनि की राशि में बैठा है यहाँ पे। यहाँ लग्न के अधिपति बने गुरु, यहाँ बैठे वो 3 नंबर की राशि बनी, और यहाँ से बैठ करके आपकी कुंडली के लग्न को देख रहे हैं। ये धर्म, कर्म, यशस्विता, गुणवान और सौंदर्य से युक्त रखते हैं। 5वीं दृष्टि से लाभ को देखेंगे, ये लाभ जीवन में जब भी दशा आएगी तो देंगे। आपकी कुंडली में 7वीं दृष्टि से अगर लग्न को देखेंगे तो ये बेहतर बनाएंगे और परिणाम देने वाले हो जाएंगे। पराक्रम भाव को देखेंगे, यहाँ वो सूर्य बैठे हैं जो आपकी कुंडली के लिए कारक होते हैं, भाग्य भाव के अधिपति होकर के पराक्रम में बैठे। भाग्येश का पराक्रम में जाकर के वापस पराक्रम को देखना, मतलब अगर यहाँ 9 नंबर लिखेगा तो यहाँ 5 नंबर लिखेगा। 5 नंबर के अधिपति होते हैं सूर्य, वो जाकर के बैठे अपने भाव से सप्तमस्त, ये ठीक होता है। आत्मविश्वास ठीक होगा क्योंकि उत्तरायण में जन्म हुआ है, और चंद्रमा भी आपकी कुंडली में पापक नहीं शुभग हो रहा है। यहाँ पे सूर्य बैठे भाग्य को देखें, ये अच्छा होता है, ये धार्मिक बनाएगा, मनोवृत्ति अच्छी रखेगा, पूर्वजों का आशीर्वाद देगा और बेहतर होता है। लग्न का अधिपति लग्न को देखा, सूर्य भाग्येश, मतलब लग्न और भाग्य के अधिपतियों का दृष्टि संबंध बनना, दृष्टि संबंध नहीं बन रहा है, दरअसल गुरु भाग्येश को देख रहे हैं जो कि लग्नेश है, तो ये अच्छी बात है। अब उसके बाद आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो अभी आपकी कुंडली में बुध की दशा चल रही है, जो चलेगी आपकी कुंडली में 2033 के 7वें महीने तक, और अभी अंतर में आपकी कुंडली में बुध में शुक्र है, और शुक्र होते हैं द्वितीय यहाँ के अधिपति, और यहाँ पे आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु, चंद्रमा सबका प्रभाव है। अभी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बिल्कुल भी भटकिए मत। मन थोड़ा परेशान होगा क्योंकि वास्तव में वो नीच का बैठा है और उसका अधिपति भी मंगल उससे थोड़ा दूर ही है, हालांकि वो स्वराशि का है, 5वें भाव में मंगल कारक होते हैं। आपकी कुंडली में मंगल की दशा अगर जब आएगी 2025 में स्थितियाँ, एक बात बताता हूँ, आपका नाम है कविता जी, अभी दशमेश की दशा है, समझ जाइएगा, और ये बेहतर है। अगर ये निकल जाएगा तो थोड़ी परेशानी आएगी। अब 2033 तक रहेगी,
मतलब आप प्रयास अगर करते हैं तो स्थितियां आपकी कुंडली में नौकरी के अनुकूल हैं, क्योंकि वहां का अधिपति शुक्र आपकी कुंडली में उच्च का हो रहा है। नौकरी के योग बहुत बेहतर हैं। यहाँ का अधिपति जो कि प्रतियोगिता भाव है, यहाँ पे शनि राहु केतु जैसे पापग्रह अच्छा फल करेंगे और व्यक्ति को रोगहंता बनाएंगे। विपरीत परिस्थितियों से व्यक्ति लड़ करके आगे बढ़ ही जाता है। और यहाँ का अधिपति होकर के अगर शुक्र दिग्बली होकर के उच्च का बैठा हो तो सांसारिक सुखों का भोक्ता बना ही देता है। इसमें भी कोई संशय नहीं है, क्योंकि उसका नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है। और ऐसी स्थिति में अगर देखता हूं तो वो किसी भी पापग्रह से नहीं, लेकिन चंद्रमा और केतु यहाँ बैठे हैं, तो केतु की दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है। तो अपने मति बुद्धि को थोड़ा स्थिर रखिएगा, ज़्यादा भटकाइएगा मत। अगर गुरु को देखता हूं तो वो आर्द्रा में बैठे हैं और इस वजह से वो थोड़े कभी कभी मलिन हो जाते हैं। वो गुरु है चमकने वाला ग्रह, और जब उस पर एक अंधेरा धुआं सा छाएगा तो वो थोड़ा तो प्रभावित करेगा ना अपने आप को। इस वजह से वही बात है, देवताओं का शरण और देवताओं की स्थिति, देवताओं की पूजा, जिसमें प्रत्येक दिन का आधा घंटे का वक्त आप अपनी परीक्षाओं से निकाल करके या अपनी पढ़ाई से निकाल करके जरूर दिया करिए। आजकल के लोगों के लिए ये शायद अच्छा ना लगे, मैं जानता हूँ कि एक एक पल और एक एक सेकंड महत्वपूर्ण होता है। पंडित जी आप क्या बोल रहे हैं, बच्ची पढ़ेगी तो लिखेगी परीक्षा में ना, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि राहु केतु की स्थिति छठे भाव पे पड़ रही है। वो कहीं ना कहीं विपरीत बनाते हैं परिस्थितियाँ और कभी कभी प्रतिकूल भी ले जाते हैं। और बुध और शुक्र की स्थिति देख रहा हूँ तो बुध में अभी आपकी कुंडली में शुक्र चल रहे हैं और बुध बैठे हैं यहाँ पे और शुक्र बैठे हैं यहाँ। ये दोनों का संबंध तृतीय एकादश में का, ये बहुत गंभीर बात है। ऐसे ही देखा जाता है कि ग्रह कैसा फल करने वाला है। बुध आपकी कुंडली में बनता है सप्तम का अधिपति, अपने भाव से अष्टमस्त गया है और ये ठीक नहीं होता है। दाम्पत्य वगैरह मिला करके करिएगा। आपकी कुंडली में आईएएस बनने के योग भी हैं और इंजीनियरिंग के, क्योंकि मंगल अपनी राशि का है। शनि राहु केतु का प्रभाव छठे भाव पे है। यहाँ पे अगर देख रहा हूँ तो ये स्थितियाँ बन रही हैं। पंचमेश बनता है मंगल, वो अश्विनी नक्षत्र का है, केतु का है। टेक्निकल क्षेत्रों में भी जाने के योग हैं, तो आप देख लीजिए आप क्या करना चाहते हैं। ऐसे आपकी कुंडली में मंगल से संबंधित, जिसमें आईपीएस और इलेक्ट्रॉनिक या फिर टेक्निकल क्षेत्र, शनि राहु केतु और मंगल का प्रभाव जब पंचम भाव पे हो तो सीधे तरीके से ये बात समझ में आती है कि व्यक्ति की रुचि प्रौद्योगिकी और तकनीकी विज्ञान में ज़्यादा है। अब आप खुद से विचार कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर आईएएस आईपीएस की बात करता हूं तो लग्न का अधिपति लग्न को देख रहा है, ये ज्ञानी बनाएगा। पंचम का अधिपति पंचम में बैठा है, ये ज्ञानी बनाएगा, ज्ञान के क्षेत्र को अच्छा रखता है, क्योंकि आईएएस के लिए तो ज्ञान और पराक्रम दोनों देखना होगा। पराक्रम का कारक होता है, वो अकेले बैठा है, लेकिन वहां पे कारकत्व तो उसको नहीं मिली होती है। अपनी राशि का है, कारक है कुंडली में, अच्छा फल करेगा। भाग्य का अधिपति आपकी कुंडली में भाग्य भाव को देख रहा है, लग्न का अधिपति लग्न को देख रहा है। द्वितीय भाव में बुध बुद्धि को बुद्धिमान बनाते हैं, द्वितीय भाव में बुध बुद्धिमान बनाते हैं और गुरु और बुध का संयोग बड़ा अच्छा होगा। चंद्रमा और केतु का संबंध एक साथ है, इस वजह से मन को थोड़ा बांधिए, ये भटक रहा है ज़्यादा, और ऑप्शन ज़्यादा मत रखिए, एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं। अब ठीक है ये, या और बताऊं, और क्या बताऊं। आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति है, खराब तो है नहीं, और बहुत कुंडलियां खराब होती नहीं है, कुंडलियां अच्छी है, बिल्कुल नहीं। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, शनि राहु केतु का प्रभाव यहाँ है, ये परेशान करते हैं। नवमांश में भी मंगल यहाँ बैठे हैं, ये ठीक होता है। मंगल की चौथी दृष्टि अपने उस भाव पे है जहाँ से वो नौकरी देने के लिए उद्वेलित होता है, जहाँ पे राहु बैठा है। दसम स्थान का राहु तो वैसे भी प्रबल प्रचारक बना देता है, व्यक्ति जो भी करता है उसके प्रचार और उसके कीर्ति का सम्मान पूरा समाज करता है। स्थितियां हैं आपके अनुकूल, घबराए क्यों हैं, बस मन को साध लीजिए। शिव जी की पूजा करिए ना, थोड़ी सी जाकर के शिव जी को थोड़ा जल अर्पित किया करिए, सूर्य को अर्घ दिया करिए। अगर नौकरी चाहते हैं तो आधा घंटा तो जरूर बैठना ही होगा, भगवान से अपना कनेक्शन बना करके रखिए। अब अगली कुंडली पे आते हैं। अगली कुंडली है तरुण राजपूत, यह है चेन्नई तमिलनाडु, 3 अक्टूबर 1989, 8:43 सुबह में। इन्होंने पूछा है विवाह के लिए और धन की स्तुति के लिए। एक बात बताता हूँ श्रीमान, आपकी कुंडली में अभी चल रही है दशा शनि में राहु की, और राहु बैठे हैं पंचम भाव में। आपकी कुंडली बनती है यहाँ पे, अगर गौर करता हूँ तो तुला लग्न की कुंडली बनती है। तुला लग्न की कुंडली, लग्न में ही चंद्रमा, और वो नवमांश में जा रहे हैं व्यय में यहाँ पे केतु के साथ, जो कि ठीक नहीं होता है। इस वजह से आपकी कुंडली में जो स्थिति आपने पूछी है धन की, तो धन भाव के अधिपति को अगर देखता हूं तो मंगल बनते हैं, और वो मंगल आपकी कुंडली में जाकर के व्ययात्मक स्थिति में है। देखिए सूर्य लक्ष्मी के कारक होते हैं और धन का अधिपति उससे जोड़ करके देखा जाता है। जब कभी भी कुंडली में या व्यक्ति के जीवन में अगर धन की और आर्थिक स्थितियां कमजोर होती हुई नजर आती हों तो सबसे पहले व्यक्ति की कुंडली में सूर्य को देखिए, धन को देखिए यानी कि धनेश को, और लाभ को देखिए, और साथ ही साथ सप्तम को जरूर देखना चाहिए। इन भावों को अच्छे तरीके से समझते हैं अगर इस कुंडली में, तो सूर्य इनकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं।
ये कमज़ोर करता है, व्यक्ति से लक्ष्मी की दूरी बना देते हैं। और साथ ही साथ मंगल भी बैठे हैं। ये कहाँ का अधिपति होता है? आपकी कुंडली में अगर देखता हूँ तो लाभ का अधिपति होता है सूर्य, और व्यय में बैठा है। लाभेश का व्यय में जाना, अगर राशि का अधिपति अपनी राशि से आगे जाए तो ये ठीक होता है, वो धन लाने वाला होता है। लेकिन वो धनेश के साथ बैठा है, यानी कि लाभ और धन का संयुक्त होना और जाकर के बुध के साथ बैठना, जो कि आपकी कुंडली का व्ययेश ही है। यानी कि अगर विचार करें तो आपकी कुंडली में लाभ, व्यय और धन, ये तीनों एक साथ बैठे हैं। क्रमशः कुंडली के ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं, ये यहाँ और यहाँ, ये सब एक साथ बैठे हैं। और ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में व्ययात्मक स्थितियों को भी दिखाते हैं, क्योंकि वो व्यय करेगा। अब ऐसी स्थिति में आपके आत्मविश्वास को व्यय में ले जाता है, धन की स्थिति को व्यय में ले जाता है। आते हैं धन आता है, ऐसा नहीं है कि धन नहीं आता है, लेकिन उसको रोकने की क्षमता विकसित करनी पड़ती है, वो यूं ही नहीं रुकता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि सूर्य अगर बाहर निकल जाते हैं और कुंडली में अपना प्रभाव कम करते हैं या कम दिखाते हैं, तो वो व्यक्ति के जेब में पैसे रुकने नहीं देते हैं, और व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ साथ उसके लक्ष्मी को भी कमज़ोर करने वाले हो जाते हैं। आपकी कुंडली में अभी वैसे भी शनि में राहु का अंतर चल रहा है। आपकी कुंडली के लिए शनि पंचम और चतुर्थ, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के जाकर के बैठे हैं यहाँ कमज़ोर। तृतीय भाव में, गुरु की राशि में। नवमांश में भी अगर देखता हूँ तो वो बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं। यहाँ भी वो शत्रुग्रही होकर के बैठे हैं सूर्य की राशि में। यहाँ पे वो कष्ट देते हैं। और अपना बैलेंस कभी खत्म करके मत रखिएगा, हमेशा अपने पास इकट्ठा करके रखिएगा। पान सुपारी का काम आप कर रहे हैं, ये इस कुंडली के माध्यम से ठीक बनता है। सूर्य ही शत्रुग्रही है, जो कि लक्ष्मी के कारक कहे जाते हैं। आपका जन्म वैसे भी दक्षिणायन में हुआ है, तो चीज़ें थोड़ी सी उटपटांग होती हैं जीवन में। पर एक बात बताता हूँ, शनि में गुरु आएंगे 2020 के 9वें महीने में, और अब आने ही वाले हैं वो, तो घबराइए मत। ये 14 तारीख जो आने वाला है, ये 14/9/2020, इससे अब इसके बाद आपकी कुंडली में आ जाएंगे जन्म कुंडली के आधार पर शनि में गुरु। और शनि और गुरु का अगर संबंध देखता हूँ तो आपकी कुंडली में सप्त सप्तम का है। और अगर विचार करते हैं तो गुरु की राशि में ही शनि बैठे हैं यहाँ पे, और गुरु उनको देख रहे हैं। यानी कि राशि का अधिपति अगर राशि को देखे, या जो ग्रह जिस राशि में बैठा है, जैसे शनि यहाँ गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरु आपकी कुंडली के रोग भाव के अधिपति होकर के जा करके भाग्य में बैठे और वहाँ से अपनी राशि को देख रहे हैं, ये ठीक है, क्योंकि वो पराक्रमेश होते हैं और ऋण अधिपति, ऋण के अधिपति होते हैं। ऐसी स्थिति में वो ऋण से उबारने का काम भी करेंगे और स्थितियां पहले से अनुकूल होंगी। तो घबराइए मत। आप की राशि तुला की है, हनुमान जी की पूजा करिए ना श्रीमान। हनुमान जी के जा करके थोड़े से पैर को दबाया करिए, दाहिने पैर को तिल तेल से थोड़ा सा उनके पैरों पे लगा करके उनकी पूजा करिए। हनुमान जी की पूजा करने से तमाम प्रकार की व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, ये बात याद रखिएगा। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं वो, उनकी भक्ति करिए। और अब तो वैसे भी आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो गुरु आ जाएंगे। अब तो आपको भक्ति करना ही चाहिए, क्योंकि 2020 से लेकर के 2023 के तीसरे महीने तक आपकी कुंडली में गुरु रहने वाले हैं। तो घबराइए नहीं। अब जो ये वक्त शनि में राहु वाला था वो अब समाप्ति होने वाला है। आपकी कुंडली के आधार पर विवाह के बारे में अगर चर्चा करूंगा तो विवाह भाव के अधिपति मंगल बनते हैं और गुरु अंतर में आ रहे हैं आपकी कुंडली के लिए। हालांकि वो बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं गुरु इस कुंडली में, क्योंकि वो त्रिक भावों के अधिपति होते हैं यहाँ और यहाँ के, लेकिन अंतर में आए हैं और गुरु सार्वभौमिक रूप से विवाह के कारक होते हैं, विवाह कराने वाले। और नवमांश में अगर देखता हूँ तो आपकी कुंडली के लिए वो बैठे हैं और बनते हैं लाभ के अधिपति, एकादशवें के अधिपति। अगर एकादशेश की दशा चले और अगर लग्न में वो ना मिल रहा हो तो नवमांश में अगर उसकी राशि कहीं से भी सप्तम, नवम, पंचम और चतुर्थ से बनती हो तो विवाह हो जाता है। उसकी स्थिति बन रही है लग्न के आधार पर, नहीं नवमांश के आधार पर। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है, आईडी है हरि ओम, 3 मई 2000 सुबह 4 बजे दिल्ली से। इन्होंने पूछा है, बड़ी विचित्र कुंडली है, शिक्षा के बारे में बताइए। एक बात बताता हूँ श्रीमान, आपका मन थोड़ा परेशान है क्योंकि कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी त्रयोदशी का प्रभाव है। और ऊपर से अगर ये बात करूं तो आपकी कुंडली में केंद्र पूरी तरीके से खाली है। यहाँ भी खाली, यहाँ भी कोई ग्रह नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। केंद्र खाली मतलब कुंडली कमजोर और मन के भटकाव का एक कारण बनती है। एक बात बताओ, आपकी कुंडली में शिक्षा के बारे में आपने पूछा है, ये बेहतर है क्योंकि यहाँ भी मीन लग्न बन रहा है।
मीन लग्न के अधिपति होते हैं गुरु, आपकी कुंडली में जाकर के वो बैठे हैं द्वितीय भाव में। सारे के सारे ग्रह द्वितीय भाव में बैठे हैं मंगल और राहु केतु को छोड़ करके। एक बात बताता हूँ, आपकी कुंडली में लोग यहाँ कह देंगे काल सर्प दोष, ऐसा नहीं है। कुंडली में अस्त ग्रहों की संख्या ज़्यादा है, कुंडली में अस्त ग्रहों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ सूर्य ने मंगल को, बुध को, गुरु को और शनि को सबको अस्त कर रखा है, और वो स्वयं आपकी कुंडली में उच्च का हो बैठा है, लेकिन वृद्ध है। आत्मविश्वास को जागृत करिए। आपकी कुंडली में अग्नि तत्व के ग्रहों की प्रधानता है, बेहतरीन है, इसका लाभ उठाइए। और एक बात बताऊं तो ये मीन लग्न की कुंडली है, इसकी समस्या ही होती है मन का भटकाव। नवमांश भी अगर देखता हूं, अगर यहाँ पे देखता हूं तो मीन लग्न में यहाँ 12 नंबर लिखा, और वहाँ का अधिपति अगर द्वितीय में गया और 4 के 4-5 ग्रह चंद्रमा, शुक्र, बुध, सूर्य, गुरु और शनि, सारे के सारे ग्रह अगर जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठेंगे तो उसको कंफ्यूज कर देते हैं। और वहाँ पे अगर देख रहा हूँ तो सारे के सारे नक्षत्र जो बन रहे हैं वो अश्विनी के बन रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र होता है केतु का नक्षत्र, जो लाभ में बैठा है, और वो खुद उत्तराखाढ़ा नक्षत्र में बैठा है, सूर्य के नक्षत्र में। यानी कि सूर्य की स्थिति इस कुंडली में हर तरीके से बेहतर देख रहा हूँ। नौकरी की स्थितियाँ आपकी कुंडली में बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो हैं भी। दरअसल सूर्य अगर शुक्र के नक्षत्र में नहीं बैठे होते भरणी में तो और ज़्यादा वो बलवान हो सकते थे। लेकिन एक बात बताता हूँ तो आपकी कुंडली की स्थिति मुझे अच्छी दिख रही है। विचित्र कुंडली तो है, निश्चित रूप से ये विचित्र है, क्योंकि लग्न खाली, केंद्र के चारों घर खाली, राहु केतु की स्थितियाँ बहुत अच्छी बन पड़ी हैं। अगर ये छठे में होता तो और परेशान कर देता, लेकिन यहाँ है तो थोड़ा संभालेगा। आपकी कुंडली में अभी दशा शुक्र की चल रही है, जो कि आपकी कुंडली के अष्टमेश होते हैं, और मन तो वैसे भी है परेशान, क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं से अगर देखता हूँ तो केतु और राहु के साथ वो केंद्र में आ रहे हैं, दोनों तरफ से। यहाँ से भी केतु से चौथे, और यहाँ से भी 1, 2, 3, 4 राहु से चौथे। तो ये ठीक नहीं होता है चंद्रमा के लिए और गुरु के लिए भी, और विभिन्न ग्रहों के लिए जो राहु केतु से अगर केंद्र में आते हैं तो थोड़ी सी परेशानी को बढ़ाने वाले और दुर्बलता का शिकार व्यक्ति को बना देते हैं। निर्णय लेने में परेशानी होती है, और वहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक बात बताता हूँ, आप देवी कवच, दुर्गा कवच जो होता है उसका पाठ किया करिए, दुर्गा कवच का पाठ। दरअसल दूसरा घर जो होता है वो देवी दुर्गा का भी होता है, दुर्गा कवच का पाठ करिए। वहाँ पे बन रही जो विषम परिस्थितियाँ हैं वो उसको अनुकूल करने में आपकी सहायता प्रदान करेंगे। देवी कवच का पाठ ये बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी कुंडली में इस पे विस्तार से कभी चर्चा करने लायक ये कुंडली है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कुंडली पे आते हैं। एक बात बताता हूँ, बहुत गौर करिएगा, आपका मन आपके वश में नहीं है, इसको पहले साधने का काम करिए। क्योंकि मन पर अगर कई ग्रहों का प्रभाव हो, या किसी भी ग्रह पे, या किसी भी घर पे, या किसी भी भाव पे अगर अन्य कई ग्रहों का प्रभाव होता हो तो वो उस भाव को कमज़ोर करते हैं। आपकी कुंडली में षडबल में जब अगर देखता हूँ तो सूर्य 18 अंश, मंगल 5 अंश, लेकिन शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं और वो उसके साथ पीछे जा रहे हैं। मंगल सर्वाधिक बली देखे जा रहे हैं षडबल में, क्योंकि वो नवमांश में भी यहाँ बैठे हैं शनि की राशि में केतु के साथ। और सूर्य आपकी कुंडली में अगर देखता हूँ तो लाभ में बैठा है। धन की तो कमी नहीं होनी चाहिए इस कुंडली में, लेकिन हाँ, व्यय भी जो होगा वो धर्म के मामले में ही होगा और शुभ कार्यों में ही होने वाली है। मंगल की स्थिति अच्छी है। हनुमान चालीसा और देवी कवच, 3 बार हनुमान चालीसा और 1 बार देवी कवच, ये पढ़िए, लाभ होगा। परिस्थितियाँ प्रतिकूल जो बनी हुई हैं वो अनुकूल हो जाएंगी, क्योंकि अष्टमेश है और कहीं ना कहीं वो थोड़ा कमज़ोर मुझे दिख रहा है। हालांकि कमज़ोर तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उसको कमज़ोरी मिल रही है केतु से लग्न में और केतु से प्रभाव में आने के कारण। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है आशा जी की। इन्होंने पूछी है बात 28 में 1997, 18:20 पतरातू, झारखंड। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है। मतलब वृश्चिक लग्न मतलब कहने का है यहाँ 8 नंबर आपकी कुंडली में, ये कुंडली का पहला घर, यहाँ 8 नंबर लिखा है। यहाँ के अधिपति होते हैं मंगल, वृश्चिक राशि के अधिपति होते हैं मंगल। वो जाकर के जन्म कुंडली के 10वें स्थान में बैठे हैं। यहाँ पे वो दिग्बली होते हैं, और वो बैठे भी हैं तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चंद्रमा जैसा शुभ ग्रह उनको देख रहा है, और वो चंद्रमा खुद भाग्येश होता है। एक बात बताता हूँ, आपने पूछा है दाम्पत्य के बारे में। अभी अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, जैसे कि आप 97 के हैं, अभी तो विवाह हुआ भी नहीं होगा, लेकिन एक बात बताता हूँ, यहाँ पे सूर्य की स्थिति थोड़ी कमज़ोर करती है विवाह की स्थिति को। विवाह विलंब से होने के योग कई बार सूर्य और शुक्र यहाँ लगाते हैं। आपकी कुंडली में यहाँ पे वो दोनों स्थितियाँ बन रही हैं, क्योंकि शुक्र कारक होते हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो अकेले नहीं बैठे हैं। अगर अकेले बैठे होते तो और ज़्यादा परेशान कर देते। वो सूर्य के साथ बैठे हैं, जो कि आपकी कुंडली का दशमेश है। अब समझिए जरा गौर से, तो लग्न का अधिपति मंगल बना, वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी, लग्न के अधिपति 10वें स्थान में जाकर के लक्ष्मी योग बनाए। ये व्यक्ति को कार्मिक बनाते हैं और अपने अभिमान पे युक्त स्वाभिमानी बनाते हैं।
दूसरी बात है कि वो मंगल जो है, जो कि लग्नेश है आपकी कुंडली में, अगर देखता हूं तो भाग्य भाव के अधिपति से दृष्ट हो रहा है, जो कि खुद एक शुभग्रह बनता है, चंद्रमा। यहाँ 5 लिखेगा तो यहाँ 4, और यहाँ के अधिपति होकर के सुख में गए हैं। लग्न कुंडली में स्थितियाँ सुख को लेकर के अच्छी हैं, विवाह विलंब से ना हो, और कैरियर की वजह से मैं नहीं समझता कि विवाह रोकने की बात है। विवाह कैरियर के लिए रोकने की बात ही नहीं होती है। अलग बात है, मेरे सोचने का तरीका खुद अलग हो सकता है। नवमांस में अगर आकर के देखता हूं तो नवमांस में अगर विवाह के बाद की स्थिति कैसी रहने वाली है, वो सुखपूर्वक रहेंगी चीज़ें, तो इसको गौर करने के लिए आपकी कुंडली में यहीं पे शनि और राहु बैठे हैं। अब ये होते कहाँ कहाँ के अधिपति हैं, तो शनि यहीं के अधिपति हैं और यहीं बैठे हैं, तो ये ठीक है। लेकिन बुढ़ापा थोड़ा कमज़ोर बीतता है। राहु के साथ बैठे हैं और उस पर देखता हूँ तो गुरु का प्रभाव है। ठीक है, मत घबराइए, क्योंकि वो गुरु जो होते हैं आपकी कुंडली के पराक्रम भाव के अधिपति होते हैं, ये त्रिक भाव के अधिपति होते हैं, और जाकर के जन्म कुंडली में बुध और शुक्र के साथ बैठे हैं। ये सभी ग्रह आपकी जन्म कुंडली के सुख भाव से पंचमस्त जा रहे हैं, ये ठीक होता है। ऊपर से अगर देखता हूं तो उस पर किसी भी प्रकार के दुष्प्रभावों का प्रभाव कम है। राहु है लेकिन अपनी मित्र की राशि में बैठा है, इस वजह से वो अनुकूल होगा। हाँ, एक बात जो कि सामान्यतया प्रत्येक ज्योतिषी कहता है, वो मैं भी कहता हूँ, और वो ये है, विवाह मिला करके ही करिएगा, बिना मिलाए मत करिएगा। विवाह मिला करके करिएगा। आपकी कुंडली में मंगल दशमस्थ है, और जब उसका प्रभाव जन्म कुंडली की यहाँ पे पड़ेगी और उसकी दृष्टि यहाँ देखेगा, वो जब भी देखेगा तो अपनी दशा में वो दाम्पत्य में कमजोरी लाता है। जब भी सूर्य की दशा आएगी तो कहीं ना कहीं ये उसको प्रभावित करेंगे। जब भी शुक्र की दशा आएगी तो कहीं ना कहीं वो पत्नी के साथ और पति के साथ मनमुटाव कराते हैं। ऐसे आपकी कुंडली में सार्वभौमिक रूप से अगर देखता हूं सभी तरीके से, तो इस भाव पे गुरु की दृष्टि होती है, यहाँ का अधिपति यहीं बैठा है, तो चीज़ें गड़बड़ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। संतान पक्ष भी अगर देखता हूं तो उसके लिए तो हालांकि दोनों कुंडलियां जरूरी होती है। यहाँ भी अगर मीन की राशि बनी और यहाँ के अधिपति होकर के गुरु आपकी कुंडली में नीच के हो रहे हैं, इस वजह से ये बात मैंने कही कि विवाह मिला करके करिएगा। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है उमा शंकर, 17 सितंबर 1965, 23:55, चूरू, राजस्थान। नमस्कार श्रीमान, बहुत बहुत नमस्कार। आप मेरे दादाजी के उम्र के हैं। और एक बात बताऊं, तो आपकी प्रतिक्रिया मैं देखता हूं, ये कभी भी मत सोचिएगा कि मैं नहीं देखता, मैं वो नहीं हूं। आपके लिखे मंत्र मेरे चैनल को पवित्र कर रहे हैं, और इसे बंद मत करिएगा। और जिस दिन भी बंद होगा, मुझे लगेगा आपका आशीर्वाद जो दे रहे थे वो मुझे कुछ गलती हो गई मुझसे, जो वो नहीं आ रही है। आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ये मैं आपका आशीर्वाद समझता हूँ, और इसी वजह से मैंने आपकी कुंडली ले ली। आपको एक बात बताता हूँ, आपने जो सवाल पूछा है, 2 सवाल हैं, और वो बहुत यक्ष प्रश्न नहीं है इस कुंडली के लिए, बहुत सामान्य है, भले ही आपको लगता होगा। बताता हूँ, आपकी कुंडली में दोनों जो त्रिकोण भाव हैं, ये धर्म भाव है और ये प्रारब्ध भाव है। इन दोनों भावों का अधिपति आपकी कुंडली में वहीं बैठे हैं, और लग्न में गुरु मिथुन के। मिथुन राशि को अगर आपको बताऊं तो क्या होता है बता दूं, मिथुन राशि भक्त राशि होती है, देवताओं का भक्त होता है व्यक्ति। पूजा पाठ में, मंत्र उच्चार में, कर्म कांड में ना चाहते हुए भी उसकी आसक्ति हो जाती है। पूजा पाठ, स्नेह करना, आशीर्वाद देना ही उनका कर्तव्य होता है, और वही उनका कर्म भी होता है। मिथुन राशि, मिथुन लग्न वाले अगर अपनी भौतिकता से अपने आप को जोड़ करके और लाभ न लेने वाली स्थितियों को छोड़ दें तो उनसे बेहतर तो कोई होता ही नहीं है। लेकिन दरअसल उसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो थोड़े जलने वाले, और उनके कामों से और उनकी क्रिया से जलने की बदबू आती है, और वो ये हमेशा सोचते हैं कि मैं ही हमेशा सिंहासन पे आरूढ़ रहूं, और जैसे ही उनके सिंहासन पे कोई आना चाहता है वो उसे लात मार करके भगा देते हैं। मिथुन लग्न वालों की ये सर्वश्रेष्ठ कमजोरी होती है, तो इससे बच जाइएगा। आपने पूछा है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। दरअसल व्यक्ति के अंदर अभिमान की स्थिति होती है, अभिमानी होता है, इससे बच जाइएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में लग्न में गुरु है, ऐसा वो नहीं होने देंगे, ऐसा वो नहीं होने देंगे। लेकिन आपने पूछा है मोक्ष की स्थिति, वहां उच्च के चंद्रमा है। अब क्या चाहते हैं, त्रिकोण और त्रित्रिकोण भाव में अपनी राशि के अधिपति से वो युक्त है भाव, लग्न में गुरु हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। सप्तम भाव का अधिपति सप्तम को देख रहा है, गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि यहाँ पे, गुरु की दृष्टि यहाँ पे, गुरु की दृष्टि यहाँ पे। ये दरअसल ये जो भाव होते हैं त्रिकोण, ये कहीं ना कहीं त्रिकोण कुंडली के
धर्म भाव, मोक्ष भाव और कर्म भाव के होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं। उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, कभी बताऊंगा। आपकी कुंडली में मोक्ष की स्थिति है। अब एक बात बताता हूँ, दरअसल मोक्ष की स्थिति क्या है वो आपको मैं क्या समझा सकता हूँ। आप मुझसे ज़्यादा अनुभव में भी हैं आगे, और आशीर्वाद आप देने की स्थिति में है मुझे, और आप मुझे समझा भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, मैं वो जानता हूँ। लेकिन एक बात, मोक्ष के बारे में मेरी एक ही परिभाषा और मेरे दिमाग में एक ही बात उपजती है, प्रत्येक समय की परिस्थिति से लाभ और अलाभ की स्थिति से स्वतंत्र हो जाओ, मोक्ष पालोगे। बस मतलब आपका प्रत्येक पल अगर बिना लाभ का कोई भी कृत्य कर रहा है, वही तो मोक्ष है। मोक्ष कोई अलग से अवार्ड और कोई तीर मारने वाला काम नहीं होता है। मोक्ष तो दरअसल आपके अंदर भरा पड़ा है, उसे प्राप्त कर लीजिए। उसके विकसित होने की स्थिति का मतलब है कि आपने अपने प्रत्येक जीवन के प्रत्येक पल से अपना सर्वस्व देने का काम किया और उससे इच्छा बिल्कुल भी ना रखी, वही मोक्ष है। यह स्थिति विकसित करिए, आप निरंतर मोक्ष के करीब ही तो जा रहे हैं। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष पाना चाहता है, लेकिन उसकी आसक्ति उसके कर्मों में निहित हो जाती है, और कर्मों में हो जाने के कारण ही वो मोक्ष को नहीं पा सकता है। अपने इंद्रियों का भोग कम कर दीजिए, खुजलाहट हो जहाँ पे वहाँ खुजलाना कम कर दीजिए, भोग नहीं होगा। अगर जैसे ही कहीं खुजली होती हो और हम अगर उसे खुजला लेते हो और हमें आराम मिलता हो, तो समझ जाइए कि मोक्ष प्राप्ति में वो बाधक बन रहा है। वो खुजली जो है वो बाधक है, उसे मत खुजलाइए, उसे खुजला लेने दीजिए, अपने आप वो शांत हो जाएगी। दरअसल वो तितिक्षा जो है वो खत्म हो जाएगी, आप मोक्ष पा लेंगे। कुंडली के लिए ये भाव यहाँ और यहाँ ये ठीक हैं। अगर स्थितियाँ रही तो मैं तो उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, मेरी दृष्टि उतनी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, अद्भुत हैं आप, अद्भुत हैं। मेरे चैनल को पवित्र किया है, मैं आपका हमेशा शुक्रिया अदा करूँगा और आपसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। है आगे बढ़ते, अगली कुंडली है दिवाकर दुबे। अब ये मत कोई कह दीजिएगा कि आप पंडित जी की कुंडली ज़्यादा लेते हैं, ऐसा नहीं है। 14 जुलाई 1995 17:40 सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। आपकी कुंडली धनु लग्न की है श्रीमान, और ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमजोरी भी है क्योंकि लग्न के अधिपति 12वें गए हैं। तो आपका व्यक्तित्व तो दरअसल इकट्ठा नहीं है, उसे थोड़ा वो और बांधिए, वाचाल कम बनिए, बातें कम काम ज़्यादा, ये होना चाहिए। क्योंकि गुरु जो है वो अनुराधा में है, और वो अनुराधा नक्षत्र का अधिपति शनि आपकी कुंडली में कारक नहीं होता, इसलिए लग्नेश को उस तरीके का बल नहीं मिल रहा है। मतलब लग्न का अधिपति 12वें बैठा, और जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का अधिपति आपकी कुंडली में इन दोनों भावों का अधिपति होता है, द्वितीय और तृतीय भाव का, ठीक है। लेकिन वो बैठे कहाँ हैं, तो इन भावों के अधिपति होकर के यहाँ बैठे हैं, और गुरु की राशि में गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो वो सुख भाव को मजबूत करेंगे। और पराक्रम का अधिपति सुख में बैठा तो ये पराक्रम की ओर इशारा कर रहा है, और दरअसल वो ये कह रहा है पराक्रम करो, मेहनत करो। एक बात बताता हूँ, आप दक्षिणायन के जन्मे हैं, चंद्रमा शुभग्रह है, इस वजह से बहुत अच्छी बात है। नौकरी की बात पूछी है आपने, आपकी कुंडली में यहाँ के अधिपति शुक्र बनते हैं, यहाँ बैठे हैं, और वो सूर्य बुध और शुक्र तीनों एक साथ बैठे हैं। विवाह मिला करके करिएगा, बड़ी गजब है स्थिति, क्योंकि ये भाव तीनों सूर्य बुध और शुक्र जब यहाँ बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य कारक होते हैं, शुक्र रोगेश होते हैं, और बुध आपकी कुंडली में यहाँ का अधिपति है, यहीं बैठा है। शिक्षक योग तो ये बना रहा है, क्योंकि मंगल भी आपकी कुंडली में बुध से चतुर्थस्थ जा रहे हैं, जो कि पंचम भाव के अधिपति हैं। यानी कि आपकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति या पंचम भाव पे जहाँ मंगल की खुद की राशि बनेगी, अगर यहाँ 9 लिखेगा तो 9, 10, 11, 12, 1 लिखा, मंगल यहाँ बैठे दिग्बली होकर के, और यहाँ से वो जाकर के जन्म कुंडली के 8वें दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, जो उनकी खुद की राशि है। ये ज्ञान का अधिपति अगर ज्ञान को देखे तो राशि संवर जाती है, बुद्धिमान है, क्योंकि सूर्य और बुध का प्रभाव है। शुक्र लग्न पे देख रहा है, और सूर्य बुध और शुक्र का प्रभाव जब यहाँ होगा तो व्यक्ति के दाम्पत्य को बहुत शालीनता से आरंभ करना चाहिए। हालांकि भाग्य का अधिपति अगर सप्तम में आए तो वो दाम्पत्य को अच्छा बनाता है, लेकिन वो सूर्य है, तो बहुत ज़्यादा घमंड वगैरह मत करिएगा, अपनी स्थिति को ठीक रखिएगा। सूर्य शत्रु ग्रही है, इस वजह से ये कमज़ोर बनाते हैं और व्यक्ति को ईगो ज़्यादा दे देते हैं, व्यक्ति को अभिमानी बना देते हैं। ये बात गौर करिएगा। अपनी स्थिति को जितना ज़्यादा नेचुरल बिहेवियर रखिए, एकदम शांत रहिए, सत्य का हमेशा पालन करिए, क्योंकि सूर्य ये चाहता है आपसे, क्योंकि वो धर्म का अधिपति है ना जी। धर्म का अधिपति होकर के आपके व्यक्तित्व को देख रहा है, और लग्न का अधिपति भी वैसे 12वें है, वो नुकसान कर रहा है, इस वजह से उसको बांधना जरूरी है, वो छटके नहीं, बाहर न जाए। और वैसे भी आपकी कुंडली में सूर्य हर जगह से यही इशारा कर रहा है, क्योंकि नौमांस में भी वो लग्न में ही आ रहे हैं। और वहाँ पे अगर देखता हूँ तो गुरु यहाँ जा रहे हैं, धर्म को मत छोड़िए, बिल्कुल भी नहीं।
और एक बात बता दूं तो आपकी कुंडली में अभी दशा थोड़ी कमजोर चल रही थी। दशा में और अंतरदशा में दोनों ही ग्रह जब एक ही होते हैं तो थोड़े से प्रभाव को कमजोर कर देते हैं। अब स्थिति बदलेगी। गुरु में शनि का प्रभाव है, दोनों एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में हैं। शनि आपकी कुंडली के लिए धन भाव के अधिपति और तृतीय भाव के अधिपति होकर के सुख भाव में बैठे हैं। बैलेंस कभी खत्म मत होने दीजिएगा, पैसे हमेशा अपने पास रखिएगा। और सूर्य की बात करता हूं तो आपकी कुंडली में लग्न को देख रहा है, ये सरकारी नौकरी का योग बनाता है, क्योंकि दरअसल वो भाग्य भाव का अधिपति है और प्रतियोगिता भाव के अधिपति के साथ बैठा है। समझ में आ रही हैं चीज़ें, मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा ना। भाग्य का अधिपति है और प्रतियोगिता भाव के अधिपति के साथ यहीं बैठा है, और उसको बल इस वजह से भी मिल रहा है सूर्य और बुध को और शुक्र को, क्योंकि इस भाव के अधिपति होते हैं बुध, उनके साथ ही बैठे हैं। ये बात बनती है। शनि नौकरी का कारक होता है, वो यहाँ देख रहा है। शनि और मंगल आपकी कुंडली में एक दूसरे को देख रहे हैं। माता पिता के भक्त तो हैं ना आप, माता पिता के भक्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि मंगल कहीं ना कहीं माता पिता में या माता पिता को व्यक्ति से कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से मतभेद की स्थिति ला देते हैं। क्योंकि गुरु भी आपकी कुंडली में व्यय में देख रहा हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन्हें जवाब देते हों या फिर उनके मन मुताबिक नहीं होते हों। सोच लीजिएगा, क्योंकि बनने जा रहे हैं शिक्षक, और शिक्षक का तो काम ही होता है समाज को दिग्दर्शन करा देना उसके कर्तव्यों का, तो ये कराता है और ये जरूरी है। आपकी कुंडली में बनती भी स्थितियाँ, मंगल दिग्बली है, नौकरी की स्थिति है। 2021 के पहले महीने से स्थितियाँ कुछ अनुकूल होते दिख रही हैं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है अंजू शर्मा जी की। ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश, 20 अक्टूबर 1979 रात्रि के 8 बजे। इन्होंने पूछा है विवाह कमजोर रहा क्यों, या वैवाहिक संबंध कमजोर क्यों थे, या दाम्पत्य क्यों टूटा। एक बात बताता हूँ, दरअसल कुछ लोग हमेशा मुझे कहते हैं कि आप कुंडलियों को लिख करके बताया करिए। अब आप खुद से सोचिए कि प्रत्येक कुंडली को लिख करके लग्न में नौमांस में, तब तो मैं दिन भर यही करता रहूँगा, तो आगे क्या करूँगा। ये कुंडली वास्तव में जो आपकी है वो कुंडली समझने और समझाने लायक है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव का अधिपति बनता है मंगल, और ये लग्न कुंडली बनती है वृषभ की। लग्न का अधिपति, देखिए कुंडली कमजोर कैसे हो जाती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 नंबर लिखा है। व्यक्तित्व तो क्यों कमजोर हुआ, क्योंकि लग्न का अधिपति व्यक्ति की कुंडली में छठे में बैठा है, ये अवयोग लगा रहा है और जीवन में प्रत्येक समय पे परिस्थितियों को प्रतिकूल करने पे तुला रहता है। ये पहली बात है। विवाह को समझते हैं या अपने पति को समझते हैं। पति भाव का अधिपति आपकी कुंडली में अपने भाव से पंचमस्थ और नवम के संबंध में गया तो है, लेकिन नीच का है, और वो मंगल बनता है। एक तो पापक ग्रह की राशि बनी, वो कमजोर हुआ, और यहां से वो नवम पंचम के संबंध में गया है, लेकिन नीच का है। अब इसको यही रहने देते हैं। अब आगे नौमांस में आते हैं। नौमांस में जो स्थिति बन रही है वो आपकी कुंडली में यहां मिथुन लग्न का बनना, लग्न का अधिपति देखिए 12वें जा रहा है, ये ठीक नहीं होता है। लग्न का अधिपति 12वें, यहां भी व्यक्तित्व को कमजोर दुह स्थान में लग्न गया, नौमांस में भी लग्न का अधिपति दुह स्थान में गया। बात समझ में आई। अब तीसरी बात समझिएगा, तो आपकी कुंडली के नौमांस में यहां अगर 3 नंबर लिखेगा तो यहां 9 नंबर लिखेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहीं पे शनि जैसा ग्रह बैठा है, ये कमजोर। अब गौर करिए सुख पे, सुख मिला क्यों नहीं, कारण तो पता चले। तो आपकी कुंडली में यहां पे चंद्रमा की स्थिति बन रही है। चंद्रमा यहीं बैठे हैं अकेले, और एक तरफ राहु और दूसरी तरफ सूर्य, एक तरफ राहु और दूसरी तरफ सूर्य, ये दोनों क्रमशः इस भाव को पाप कर्तरी में फंसा रहे हैं। और एक बात बताऊं, तो आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो 3 नंबर जब यहां लिखेगा तो 5 नंबर यहां लिखेगा, उसके आगे जस्ट जो घर बन रहा है वो त्रिकोण भाव है, और वहां पे बैठा है त्रिक भाव का अधिपति, ये भी कमजोर करता है। एक तो वैसे भी इसको पाप कर्तरी में फंसा रहा है, और यहां का अधिपति बनता है बुध, वो व्यय में गया है। 3, 4, 5, 6, तो 6 नंबर जब यहां लिखेगा तो यहां का अधिपति एक चंद्रमा अकेला बैठा, और वो जाकर के उसका अधिपति व्यय में गया। अब सोचिए कि उस भाव पे गुरु का प्रभाव कैसा है। आपकी कुंडली में धन की स्थिति तो अच्छी रही होगी हमेशा, ये मैं हर जगह देख रहा हूं, लेकिन गुरु वहां से अगर देखता हूं तो गुरु यहां बैठे हैं, उसका प्रभाव इस पे नहीं है। शुक्र की स्थिति है, तो शुक्र और चंद्रमा, आप तो अपने पति को जी जान से प्रेम करते हैं जी। शुक्र और चंद्रमा की स्थिति ये मैं गारंटी दे सकता हूं, गलती निश्चित रूप से पति की होगी, क्योंकि वो मंगल से प्रभावित था, वो मंगल से प्रभावित था, और दरअसल उसकी मति बुद्धि कमजोर थी, जिसने आप जैसे को छोड़ा है। अब उसे भटकना ही पड़ेगा, ये भी बात है, ये पक्की बात है, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र की स्थिति उस व्यक्ति के जीवन में सुख और संपत्ति और श्रेष्ठ स्थितियों को लाने वाली स्थितियों में ले जा रहे थे। आपकी कुंडली में अभी शनि की दशा है,
और शनि की दशा, तो यहाँ पे अगर गौर करते हैं तो शनि, राहु और गुरु बैठे हैं। गुरु और राहु वैसे भी एक साथ बैठ जाते हैं तो वैवाहिक संबंधों को कमजोर करने वाले बन ही जाते हैं, और वो स्थिति है। क्योंकि अगर देखता हूं तो केतु, राहु केतु, शनि राहु केतु सबका प्रभाव चतुर्थ भाव पे बनता है, और ये भाव जो है वो दाम्पत्य के बाद सुख का भाव है। ये कमजोर है, स्थितियों को कमजोर करता है। शिव जी की पूजा कर सकते हैं तो करिए, सूर्य की आराधना करिए, इससे आपने जो आगे स्टेप लिया है उससे आपको मदद मिल जाएगी। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है ऋतु मूर्धन्य, ये उनका नाम है। अब जो भी नाम हो, 17 फरवरी 1992 0:45 यानी कि रात्रि के 12:45 वेस्ट बंगाल हुगली। इस आधार पर आपकी कुंडली केतु की दशा से जी रही है, और केतु की दशा आपकी कुंडली में केतु अष्टमस्थ होकर बैठे हैं जन्म कुंडली में मिथुन लग्न, मिथुन राशि के होकर के। उस राशि का अधिपति अष्टमेश शुक्र में बैठा है, सुख में बैठा है, सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं। और ये कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की। लग्न के अधिपति उच्च के हैं, जो कि षष्ठेश भी होते हैं। प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने के योग हैं, आपकी कुंडली में नौकरी के योग हैं, और स्थिति अभी जो है वो केतु की दशा से चल रही थी, इस वजह से थोड़ी सी अनुकूलता में प्रतिकूलता भी दिख रही थी। गुरु का प्रभाव अगर देखता हूं तो जन्म कुंडली में यहाँ है और सूर्य पे है। शिक्षक योग आपकी कुंडली में बन रहा है, क्योंकि गुरु और मंगल का भी संबंध अगर मैं देख रहा हूं तो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन सूर्य बुध की स्थिति अच्छी है यहाँ पे। इस वजह से पिता का नुकसान कभी कभी होता है, क्योंकि सूर्य और गुरु को अगर देखता हूं तो गुरु यहाँ अकेले बैठे हैं और सूर्य शत्रुग्रही होकर के बैठे हैं बुध के साथ, जो कि अष्टमेश होता है। इस वजह से पिता का नुकसान कई बार होता है, ये बातें बनती हैं। केतु की दशा है, ये पाप प्रभाव से कमजोर युक्त होने के कारण यहाँ पे वो अस्तमस्त हो रहा था। अष्टम भाव में केतु को कारकत्व की प्राप्ति भी होती है। लेकिन एक बात बताऊं, आपको गणेश जी की पूजा करते रहना चाहिए। जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं जीवन में, उसको कमजोर करने के लिए या उसके प्रभावों को कमजोर करने के लिए गणेश जी के किसी भी मंत्र का, चाहे ओम गं गणपतये नमः या किसी भी बुद्ध के मंत्र का या गणेश जी के मंत्र का जप करते रहिए, थोड़ा उससे आराम मिलेगा। आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए सूर्य को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनाया सकते हैं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है, ये आईडी है रवि महाराज से। 22 जून 1979 सुबह 4:30 औरंगाबाद महाराष्ट्र। इन्होंने पूछा है, मैं मंदिर बनाना चाहता हूं। मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है श्रीमान, बाकी उसके भोग राग की व्यवस्था कितनी करनी है ये जरूरी है। क्योंकि आजकल मंदिर तो बनवा सभी लोग देते हैं, आने वाली पीढ़ियों के बारे में लोग सोचते नहीं हैं। उस भगवान जो आप उस मंदिर में जिनको स्थापित कर रहे हैं, उनके भोग राग की व्यवस्था पहले कर लीजिएगा, कि कई पीढ़ियां क्या उसका पालन कर पाएंगी। ये बात बहुत गंभीर है, क्योंकि मंदिर बनाना सिर्फ नहीं होता है। अगर मंदिर बनाया और अगर उसके जो प्रतिष्ठित ब्रह्म उसमें जो बैठे जा रहे हैं या बैठाए जा रहे हैं, अगर सुबह दोपहर शाम की आरती और भोग की परिकल्पना आपने पहले से ना कर रखी हो, तो वो आपके नुकसान का और समूल नाश का कारण भी बनता है। ये भी बात पक्की है, तो जरा गौर करिएगा। ये सिर्फ बनाने की बात नहीं है। अगर देवालय स्थापित करना चाहते हैं तो ये बहुत, इससे ऊंची बात कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन उससे भी ऊंची बात और समझने वाली बात कि आपकी कुंडली के आधार पर आप जीवन में अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर बनाना चाहता है, तो पहले उस ठाकुर जी की, पहले उस देवता के लिए एक अलग से सिद्ध ब्राह्मण की आवश्यकता जरूरी है, जो आरंभ से लेकर के जीवन तक या कभी भी उसके ब्राह्मण के अंदर उस मंदिर का पालन जरूरी है। क्योंकि आप अगर अपने बल पे करेंगे तो आपके जाने के बाद उस मंदिर का क्या होगा, और क्या आपकी पीढ़ी, जो आपकी संतति आने वाली है, उस मंदिर की देखभाल कर पाएगी। क्योंकि मैं जिस मंदिर में जहां पूजा करने जाता हूं, वहां की स्थिति मैंने देखी है। तो बहुत मुश्किल से गौर करिएगा। आपके मन में विचार क्यों आया ऐसा, ये सोचते हैं क्योंकि धर्म के अधिपति शनि बनते हैं, वो आपकी कुंडली में जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर देखता हूँ तो गुरु आपकी कुंडली में उस भाव को देख रहे हैं। बस यही स्थिति है। और लग्न में वृषभ लग्न की कुंडली बनती है, लग्न के अधिपति लग्न में बैठे हैं। और एक बात बता दूं तो आपकी कुंडली में मंगल जो सप्तम भाव का अधिपति है, वो सप्तम को देख रहा है। और क्रमशः त्रिकोण भाव, केंद्र वृषभ का बना शुभ ग्रह का, यहाँ भी आपकी कुंडली में शुभ ग्रह की राशि, और यहाँ भी सम संख्या का निर्माण, तीनों ही केंद्र में या त्रिकोण में, यहाँ और यहाँ सम संख्या का निर्माण होना व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का, धार्मिक मन स्थिति का बनाता है। ये बातें बनती हैं। लेकिन गौर करिएगा, ये मैंने आपको एक राय दी है कि आप मंदिर बना तो देंगे, लेकिन उसकी व्यवस्था सबसे पहले करनी चाहिए। ब्राह्मण आसान और सस्ता मत रखिएगा।
जो बेहतरीन हो, जो बेहतर हो, मंदिर की व्यवस्था करिए, उससे अपने आप को तो जोड़ रखा है, लोगों को भी जोड़िए। आप ट्रस्टी बन सकते हैं, मालिक नहीं, विधाता नहीं उस मंदिर के। तो गौर करिएगा। अब अगली कुंडली, आज कमेंट ज़्यादा आए थे तो 10 कुंडली का चुनाव यहाँ तक किया था, 2 कुंडली और ले लेता हूँ। अगली कुंडली है सीताराम अनुकंपा, इस आईडी से सुधीर कुमार राय जी की। यह है डुमरांव बक्सर बिहार से, 20 अगस्त 1973, 19:15। इन्होंने पूछा है, बहुत जल्दी परेशान और घबरा जाता हूँ। एक बात बताता हूँ, आपकी कुंडली में चंद्रमा तो कमज़ोर नहीं है, लेकिन जिस ग्रह की दशा अभी चल रही है वो अभी हाल ही में आई है, गुरु की। और ये गुरु आपकी कुंडली में नीच के हैं। ये स्थितियाँ बहुत दिन से बढ़ी नहीं है, 2-3 महीने पीछे से और ज़्यादा बढ़ी हैं। उसके पहले आप राहु की दशा में थे और राहु के बाद अब गुरु आए हैं, जो कि आपकी कुंडली में अगर बनते हैं तो लाभ के अधिपति, ये पापी भाव होता है, यहाँ राहु बैठ करके उसको कमज़ोर कर रहे हैं और वो गुरु नीच के हो रहे हैं, जिसका नीचत्व भंग नहीं हो रहा है। घबराने की बात क्यों है ज़्यादा? क्योंकि एक तो दशा कमज़ोर रही, गुरु की दशा चल रही है, और दूसरी शनि का प्रभाव सूर्य पे है। शनि तीसरी दृष्टि से जन्म कुंडली में, आपकी कुंडली में सूर्य को देख रहे हैं। सूर्य स्वराशि के होते हुए भी शनि से दृष्ट होने के कारण और थोड़े अवस्थागत वो कमज़ोर भी हो रहे हैं, बाल अवस्था के, इस वजह से बहुत कम रिजल्ट कर रहे हैं। शनि केतु का प्रभाव पंचम भाव में, यह मति बुद्धि को थोड़ा परेशान करता है, ये बात है। और बुद्धिमान इस वजह से उसको नहीं बनने दे रहा है क्योंकि बुध आपकी कुंडली में अस्त हैं, सम राशि की कुमार हैं, वो दीन अवस्था के हैं। क्योंकि डिग्री जो है उनकी 20 अंश 46 कला, आश्लेषा नक्षत्र, नक्षत्र तो उन्होंने अपना ही रखा है। बुद्धिमान बनाएगा, व्यक्ति प्रतियोगिता से जीतेगा, लड़ने की स्थितियां हैं। लेकिन घबराहट इस वजह से है क्योंकि सूर्य पे शनि की दृष्टि है और कहीं ना कहीं गुरु कमजोर है। बुध छठे भाव में बैठे हैं, वो रोग भाव में बैठे हैं। आपकी कुंडली के पंचम भाव के अधिपति होते हैं छठे में बैठे, शनि का प्रभाव सूर्य पे है, गुरु यहाँ नीच के हो रहे हैं। लग्न का अधिपति शनि आपकी कुंडली में पंचमस्थ हो रहा है, लेकिन केतु के साथ है, आर्द्रा नक्षत्र में है, और चंद्रमा और मंगल यहाँ बैठे हैं। शुभग्रह अगर त्रिक भाव में बैठ जाए तो कमजोर होता है। आपकी कुंडली में विचार करिए, एक शुभग्रह यहाँ बैठा गुरु, दूसरा शुभग्रह चंद्रमा यहाँ त्रिक भाव में बैठे, एक शुभग्रह यहाँ बनता है बुध, वो भी बैठा है, और शुक्र भी यहाँ बैठे हैं। चारों के चारों शुभग्रह त्रिक भाव में बैठे हैं और ये कमजोर होने का कारण यही है, मूलतः यही कारण है। ये दरअसल इस पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा आपकी कुंडली में, गौर करिएगा, ये चीज कोई नहीं देखेगा। यहाँ भी गुरु, यहाँ भी चंद्रमा, यहाँ भी बुध और यहाँ भी शुक्र, ये कमजोर है। और सारे के सारे पापग्रह का प्रभाव कहीं ना कहीं शुभ ग्रहों पे ज्यादा है। मंगल चंद्रमा यहाँ उच्चाभिलाषी हैं, चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर अगर हो जाते तो और पागल बना देते। यहाँ पे नीच के हैं, वो पापी भाव के अधिपति होकर के अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते हैं, एकादशवां भाव अच्छा नहीं होता है। शुक्र आपकी कुंडली में अगर गौर करता हूं तो यहाँ बैठा है और अपनी राशि की तरफ बढ़ रहा है, वो भाग्यवादी बनाता है। और उसके बाद अगर देखता हूं तो बुध यहाँ पे आपकी कुंडली में सारे ग्रह अच्छे बैठे हैं, बैठे कमजोर नहीं है, लेकिन भाव अच्छा नहीं मिला है। वो अपने आप को कहीं ना कहीं निगेटिव प्रभाव से युक्त कर रहे हैं, इस भाव का फल कर रहे हैं, अपने प्रभावों को वो भूल जाते हैं कि वो शुभ ग्रह हैं। ये बात बनती है। एक बात बताता हूँ, गुरु की दशा चल रही है, पूजा पाठ में ध्यान देना होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन कम से कम 3 बार किया करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए क्योंकि आप मेष राशि के हैं। आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ अगर देखता हूं तो बैठे हैं चंद्रमा, और वो आपकी कुंडली के लिए बनते हैं, वहां पे नीचाभिलाषी हो रहे हैं, इस वजह से मन कमजोर है। अब समझा, यहाँ पे तो ये ठीक थे, उच्च की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो कमजोरी की तरफ बढ़ रहे हैं, नीचाभिलाषी हो रहे हैं। यहाँ पे अष्टम भाव की तरफ उनका ध्यान जा रहा है और वो भटकाव में है क्योंकि वहाँ का अधिपति अष्टमेश भी आपकी कुंडली में पराक्रम का रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है। इस वजह से भी वो मुश्किलात और मुश्किल स्थितियों को पैदा करने वाला बन रहा है। हनुमान जी की पूजा और सूर्य की पूजा, प्रत्येक दिन सूर्य को जल दीजिए, उसके 20 मंत्रों का जब देखिए, आपको कोई भी आपकी कलाई नहीं पकड़ेगा, बढ़ जाएंगे आगे। हम तो वैसे भी बिहार के हैं, हमें किसने कब पछाड़ा है, हम तो आगे ही रहना जानते हैं, बस अपना झंडा तो अपने हमेशा ऊंचा ही रहता है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। ये 11 कुंडलियाँ थी, बाकी के कमेंट करीब 600 के करीब आए थे। अब मैं क्या करूं? आप लोगों ने भेजा होगा तो हर बार यही सोचते होंगे कि इस बार मेरी कुंडली ले ली जाएगी, लेकिन घबराने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। मैं उसके लिए ज़रूर कोई उपाय निकाल रहा हूं, देखता हूं क्या कर सकता हूं, लेकिन मैं इतने भीड़ की आशा भी तो नहीं कर सकता था कभी, जो अचानक से आई है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा धैर्य अगर हो सके तो बना के रखिएगा, नहीं तो फिर विधाता की इच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।